बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर इसके बावजूद मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए बेहद खूबसूरत कंगन और एक खूबसूरत सूट तोहफे में लेकर गया और जाकर अपनी बीवी को दिए। मगर अगले दिन घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बिल्कुल वैसे ही कंगन और सूट मेरी बीवी ने पहना हुआ था। अब मुझे शक हुआ तो एक दिन बिना बताए दोस्त के घर चला गया। उसकी बीवी ने पर्दा नहीं किया हुआ था। यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी अपनी आरिफ और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई। चूंकि हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, इसीलिए अक्सर एक दूसरे से सलाम दुआ हो जाया करती। आरिफ बहुत ही अच्छी नेचर का मालिक था। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लंच के वक्त हम दोनों अक्सर एक दूसरे के कैबिन में चले जाते और एक साथ ही लंच करते। आरिफ ने मुझे कई बार अपने घर आने की दावत दी, मगर मेरे पास फुर्सत ही कहाँ होती थी। ऑफिस से घर जाने के बाद मैं इस कदर थक जाता कि कहीं जाने को जी भी नहीं चाहता था। आज भी हस्बे मामूल मैं जब ऑफिस से आया तो अनाइजा एल्बम अपनी गोद में रखे न जाने किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मेरे दूसरी दफा आवाज देने पर वो एकदम से चौंकी और एल्बम बंद करके साइड पर रखा। मैं बोला, अनाइजा, खैर तो है? किन सोचों में डूबी हुई हो कि तुम्हें मेरे आने की होश तक नहीं? अनाइजा अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस माजी की कुछ यादों को ताज़ा कर रही थी। मैं अनाइजा के पहलू में बैठ गया और बोला, दिखाओ तो, हम भी तो देखें कि हमारी बेगम कौन सी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं। अनाइजा एकदम से उठी, एल्बम उठाया, अलमारी में रखते हुए बोली, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे भी आपकी अम्मा आपके आने का इंतजार कर रही थी। आप जानते भी हैं वो शुगर की पेशेंट है और आपके बिना वो खाना नहीं खाती। इसके बावजूद आप रोजाना लेट हो जाते हैं। मैं बोला, बस ऐसे ही यार, वहां ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, बस उसके साथ गपशप में टाइम का पता ही नहीं चलता। अनाइजा बोली, अच्छा नासिर, क्या कल आप ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मा के यहाँ ड्रॉप कर देंगे? काफी दिन हो गए हैं, अम्मा अब्बा से मुलाकात नहीं हुई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। ये कहते हुए अनाइजा की आंखें भर आईं। मैं बोला, यार इसमें रोने की कौन सी बात है, मैं कल ही तुम्हें छोड़ाऊंगा। अनाइजा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप जानते हैं ना, मेरे अलावा अम्मा अब्बा का इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ अब तुम रोना बंद करो और जल्दी से खाना लगाओ, क्योंकि पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हैं। अगले दिन ऑफिस जाते हुए अनाइजा को उसकी माँ के घर ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफिस चला गया, जहाँ आरिफ पहले से ही मेरा मुंतजिर था। वो आज बहुत खुश लग रहा था। न जाने उसकी खुशी की क्या वजह थी। आरिफ से मुख्तसरन बात करने के बाद मैं सीधा अपने कैबिन में चला गया। चूंकि हफ्ता था और काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने काम में मसरूफ हो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आरिफ अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खुशगवार मूड में मेरे कैबिन में दाखिल हुआ। मैंने एक नज़र आरिफ पर डाली और दोबारा से फाइल पर झुका और बोला, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या कोई लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई है? मैंने आरिफ की खुशी की वजह पूछी, मगर उसने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आरिफ अपने कैबिन में जाते हुए एकदम से मुड़ा और बोला, नासिर, कल तुम्हें मेरे साथ हमारे घर चलना है। मैंने अपने घर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी दावत का एहतमाम किया है और ये दावत हमारी दोस्ती की खुशी में मैंने रखी है। मैं बोला, नहीं यार, फिर किसी दिन। मगर आरिफ बज़िद था कि कल ही तुम्हें ऑफिस से मेरे साथ हमारे घर चलना होगा। मुझे आरिफ की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और मैंने उसके साथ चलने की हामी भर ली। ऑफिस से वापसी पर अनाइजा को लेने गया तो कमरे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें अनाइजा और उसकी माँ की थी। अनाइजा की माँ कह रही थी, बस तुम्हें ये बात किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को या तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो उन्हें तुम्हें उस घर से और अपनी ज़िंदगी से बेदखल करते हुए ज़रा बराबर भी देर नहीं लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे, क्योंकि अब दुखों को सहने की हम में ज़रा बराबर भी सख्त नहीं है। अनाइजा बोली, अम्मा आप फिक्र मत करें, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। और वैसे भी इतने अरसे से मैं ये बात उसके घर वालों से छुपा ही तो रही हूं। अम्मा अब तो मैं भी थक चुकी हूं। मेरा जी चाहता है कि सब कुछ सच बता दूं, लेकिन फिर अपने घर के टूट जाने की वजह से खौफजदा हो जाती हूं। ये बात कहते हुए अनाइजा हिचकियों के साथ रोने लगी। वो इस कदर रो रही थी कि उसकी हिचकियां उसके अल्फाज पर भारी थी। मैं चुपचाप कमरे के बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और गहरी सोच में था कि आखिर वो कौन सा सच है जो अनाइजा और उसके घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब से मेरी शादी हुई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनाइजा ने मुझसे कभी कोई बात छुपाई हो। अनाइजा अपने आंसू साफ करती हुई बोली,
अच्छा अम्मा, नासिर आने वाले हैं, आप अपना और अब्बा का ख्याल रखना। अभी अनायजा अपनी माँ से इजाज़त ले ही रही थी कि मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, जैसे कि उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। अनायजा जल्दी से बोली, चले नासिर, घर चलते हैं, आपकी अम्मा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं शरारत से बोला, खैर तो है, पहले तुम्हें आने की जल्दी थी और अब जाने की। अब मैं कुछ देर अपनी सासू माँ के पास भी ना बैठूं? तो अनायजा की माँ हंसते हुए बोली, बेटा तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, बल्कि खाना तैयार है, खाना खाकर ही जाना। मैं बोला, नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने नोट किया कि जब भी मैं अनायजा की अम्मा के घर जाता तो न जाने अनायजा को क्या खटका लगा होता था कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं अनायजा के इस रवैये को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो अनायजा और उसके घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे अनायजा का गहरा ताल्लुक है। खैर, मैंने उस वक्त इस बारे में अनायजा से कोई बात न की, क्योंकि अगर मैं उस वक्त अनायजा से इस बारे में कोई बात करता तो मुमकिन था कि उसे मुझ पर शक हो जाता कि मैंने उन लोगों की गुफ्तगू सुन ली थी। इसीलिए मैं खामोश रहा। घर वापस आते हुए मेरे और अनायजा के दरमियान मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैंने अक्सर ये बात नोट की कि जब भी अनायजा अपने घर वालों से मिलकर आती तो वो बहुत उदास और मुरझाई मुरझाई से रहती थी। अब तो मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ एक सोच थी कि वो कौन सी बात है जो अनायजा को इस कदर परेशान कर रही है। क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है कि अनायजा मुझे वो बात बताते हुए डरती है कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मेरा मूड ना होने के बावजूद भी आरिफ जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, क्योंकि उसने शाम के खाने पर काफी एहतमाम किया था। आरिफ का घर बहुत बड़ा और पुरकशिश था, जिसमें आरिफ और उसकी बीवी ही रहते थे। ये मुझे आरिफ ने ही बताया। कुछ देर गुफ्तगू के बाद खाना लग गया। आरिफ बोला, चलो नासिर, खाना लग चुका है। मैं बोला, हाँ यार चलो, वैसे भी मुझे खाने की इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही थी कि मेरी भूख मजीद बढ़ गई है। हम खाने की टेबल पर गए। कुछ ही देर में नासिर की बीवी भी वहां आ गई। उसने अपना चेहरा कपड़े से मुकम्मल छुपाया हुआ था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच है या कोई भयानक ख्वाब है। एकदम से मेरा दिमाग चकराने लगा, क्योंकि आरिफ की बीवी की आंखें बिल्कुल अनायजा जैसी थी। मेरी निगाहें झटक गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी इस सोच को झटक दिया। अनायजा यहाँ क्या कर रही है? नहीं, यकीनन ये मेरा वहम है। वो तो इन लोगों को जानती भी नहीं है। मैं हैरत से आरिफ की बीवी को देखने लगा, और मेरी इस हरकत को देखते हुए आरिफ बोला, नासिर, खैर तो है ना? सब ठीक है? मैं बोला, आरिफ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। आरिफ मुझे आवाज़ें देता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और फुल स्पीड में गाड़ी घर की तरफ दौड़ाई। घर जाते ही मैं अनायजा को आवाज़ें देने लगा था तो अम्मा बोली, क्या हो गया है नासिर, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हो? मैं बोला, अम्मा, अनायजा कहाँ है? अम्मा बोली, वो मार्केट तक गई है, घर का कुछ सामान लेना था। मेरा शक जैसे यकीन में बदलने लगा। मैं अपने कमरे में चला गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर वाकई अनायजा आरिफ के घर में थी। क्या अनायजा मुझे धोखा दे रही है? गुस्से से मैं अपने दोनों हाथों से अपने सर के बालों को जकड़ते हुए बोला, या अल्लाह, ये मैं किस इम्तहान में फंस गया हूँ, मुझे इस इम्तहान से बाहर निकाल दे। कुछ देर के बाद मुझे अनायजा की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर गया और बोला, कहाँ गई थी तुम? अनायजा अपनी बड़ी सी चादर, जो वो अक्सर बाहर जाते हुए अपने ऊपर ओढ़ती थी, दूसरी साइड पर रखते हुए बोली, क्या आपको अम्मा ने नहीं बताया कि मैं कहाँ गई थी? मैं बोला, इतना सामान तो नहीं लेना था कि तुम्हें इतनी देर लगती। मैं अनायजा की तरफ मशकूक नजरों से देखने लगा तो वो बोली, मुझे वहां मेरी एक पुरानी दोस्त मिल गई थी, बस उससे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। अम्मा बोली, जब से ये दफ्तर से आया है ऐसे ही चिल्ला रहा है, न जाने इसे किस बात की बेचैनी लगी हुई है। मैं खामोशी से घर से बाहर चला गया, क्योंकि मेरे जहन में हजारों सवाल थे जिनके जवाब मैं अनायजा से चाहता था, मगर मुझे डर था कि अगर मैं गलत निकला तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे अनायजा पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। उस दिन के बाद से अक्सर ऐसा होने लगा कि आरिफ मुझे अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले जाता, और जब भी मैं आरिफ की बीवी को देखता तो वो पर्दे में ही मेरे सामने आती थी। ये बात मुझे मजीद कश्मकश में मुब्तला कर रही थी, क्योंकि आज के दौर में बहुत कम औरतें हैं जो पर्दा करने को तरजीह देती हैं। जाने ये इत्तेफाक था या हकीकत कि जिस दिन भी मैं आरिफ के घर जाता, वापसी पर अनायजा मुझे घर नहीं मिलती थी।
और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे अपनी इज्जत नीलाम होती हुई नजर आई। मैं जब भी अनायजा की तरफ देखता तो मेरा दिल अनायजा की पाक दामनी की गवाही देता। आने वाले कुछ दिनों में मैं चिड़चिड़ा सा हो गया। एक दिन अनायजा बोली, नासिर क्या बात है? मैं देख रही हूं कुछ दिनों से आप बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो मैं अनायजा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अनायजा प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो अनायजा हैरत ज़दा मेरी तरफ देखने लगी और बोली, नासिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी? आप ही तो मेरा सब कुछ है। आपको तो मैं छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अनायजा की तरफ देखते हुए दीवानावार रोने लगा। वो आंसू शायद अनायजा के बिछड़ जाने के खौफ की वजह से थे। जिंदगी यूं ही अपनी रफ्तार से चलती रही। ऑफिस वालों ने मुझे और आरिफ को ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा। मीटिंग से फ्री होने के बाद हमें अपने अपने घर वापसी के लिए निकलना था। अचानक आरिफ बोला, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर जाता हूँ, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। चलो ना तुम भी मेरे साथ। मैं बोला, मगर आरिफ मैं शॉपिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। मैंने अपने अलावा कभी किसी दूसरे के लिए शॉपिंग नहीं की। हम एक मॉल में गए जहां से आरिफ ने बेहद खूबसूरत कंगन और एक खूबसूरत सूट तोहफे में देने के लिए खरीदा। ये सब खरीदने के बाद हमने वापसी की राह ली। जब मैं घर गया तो अनायजा घर पर मौजूद नहीं थी। अम्मा से पूछने पर पता चला कि वो तो अपने अम्मा अब्बा के यहाँ गई हुई है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ को तन्हा छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। सुबह से शाम हो गई मगर अनायजा घर वापस न आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मेरे आने की खबर होने के बावजूद अनायजा घर पर मौजूद ना हो। अगले दिन मैं फ्रेश होने के बाद बाहर आया तो अम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला कि आरिफ आज छुट्टी पर था। हमारी जान पहचान होने के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि आरिफ दफ्तर से गैर हाजिर हुआ हो। और ये बात मुझे खटक रही थी क्योंकि आरिफ ने छुट्टी से मुतालिक मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला और घर के लिए निकल पड़ा। मेरे जहन में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे क्योंकि शक का बीज तो मेरे दिल में पहले ही बोया जा चुका था। मैं कुछ ही देर में घर पहुंच गया। मैंने कंधे से बैग उतारकर वहीं टीवी लाउंज में फेंका। अम्मा मेरी इस हरकत पर अजीब नजरों से मुझे घूर रही थी। अम्मा बोली, ये क्या तरीका है? मैंने कहा, अम्मा आप ये सब छोड़ें और मुझे बताएं कि अनायजा कहाँ है। अम्मा बोली, कमरे में है। मैं तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ कमरे में गया तो अनायजा शीशे के सामने खड़ी थी। जब मेरी नजर अनायजा पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अनायजा से हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। वो भरोसा और मान जो मुझे अनायजा पर था वो टूटने लगा था। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और गुस्से से अनायजा को झिझोड़ते हुए बोला, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? शक तो मुझे तुम पर पहले ही था मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा ये शक एक दिन यकीन में बदल जाएगा। क्या तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैंने अनायजा के दोनों हाथों को अपने सामने करते हुए बोला, ये कंगन, अगर तुम कहती तो मैं इस तरह के हजारों कंगन तुम पर निछावर कर सकता था। ये कंगन और ये सूट इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आरिफ के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। यह सुनकर अनायजा मुझसे 2 कदम पीछे हट गई और खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोला, कह दो कि उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और मैं जो भी कह रहा हूं वो सब गलत है। मगर अनायजा खामोश रही, जो कि इस बात का सबूत था कि जो मैं समझ रहा था वो सब सच है। उस वक्त में इस कदर गुस्से में था कि मैंने अनायजा को घर से निकाल दिया। अम्मा ने लाख मिन्नतें की मगर मैंने अम्मा की एक न मानी। तो अम्मा बोली, नासिर एक दिन तो बहुत पछताएगा। इस मासूम को इस घर से निकालकर तुमने अच्छा नहीं किया। अनायजा के घर से चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया। मैं खुद को मजबूत करते हुए बोला, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर अनायजा आरिफ के साथ खुश है तो मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। आने वाले 3-4 दिनों में मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मुझे खाने पीने का कोई होश नहीं था। हैरत की बात यह थी कि इस दौरान आरिफ ने भी मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। अम्मा मेरी इस हालत से बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे को बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। एक दिन अम्मा बोली, नासिर मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं आज ही अनायजा को लेने के लिए जा रही हूँ। मगर मैंने अम्मा को यह कहकर रोक दिया कि अम्मा, अगर आप अनायजा को इस घर में लेकर आईं तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अम्मा अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गई। क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, वो किसी सूरत में मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली तो मुझे अलमारी में वो तस्वीरों वाला एल्बम पड़ा हुआ नजर आया जो अक्सर तन्हाई में अनायजा अपने सामने खोल कर बैठी होती थी। जब मैंने वो एल्बम खोला तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई।
मैं हैरतज़दा आंखों से एल्बम का हर सफ़ा पलट कर देख रहा था। मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा गया? मुझे क्यों उन लोगों ने अंधेरे में रखा? क्यों नहीं सब कुछ बताया? अनायजा के घर वालों की वजह से मैं अनायजा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने जा रहा था। मैं अपने रब से दुआ कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो। एल्बम को मैंने वापस अलमारी में रखा और कपड़े चेंज किए बिना उसी हुलिये में गाड़ी आरिफ के घर की तरफ दौड़ाई। मैंने अपनी आमद के बारे में आरिफ को बिल्कुल भी खबर नहीं होने दी थी कि मैं उसी के घर जा रहा हूँ। बेल देने के 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोला गया। आरिफ की बीवी, जो पहले मेरे सामने पर्दे में आती थी, अचानक मुझे अपने सामने देखकर बौखला गई। मैं आरिफ की बीवी को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो बिल्कुल अनायजा की शक्ल की थी। हर लिहाज से वो अनायजा का रूप थी। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी धोखा खा जाता। मैं बोला, वो मुझे आरिफ से मिलना था। वो बोली, ये तो आप जानते ही हैं कि वो इस टाइम ऑफिस में होते हैं। मैं बोला, क्या ये वाकई इत्तेफाक है कि आप बिल्कुल मेरी बीवी जैसी हो? इससे पहले कि वो कुछ कहती, आरिफ आ गया। वो मुझे अपने घर देखकर बोला, नासिर, सब खैरियत तो है ना? मैं बोला, आरिफ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी और इस गलतफहमी की बिना पर मैं अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ बैठा हूँ। आरिफ बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने अनायजा आपी के साथ? मैं बोला, मैंने अपने शक की बिना पर अनायजा को घर से निकाल दिया। उस वक्त मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये सब क्या हो रहा है। अनायजा और तुम्हारी बीवी का आपस में क्या ताल्लुक है? क्यों इनकी शक्लें इस कदर मिलती हैं? तो आरिफ बोला, तुम्हें सब पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया जब मैंने देखा कि वो अनायजा के घर के सामने जाकर रुके। आरिफ की बीवी हसरत भरी निगाहों से उस घर को देख रही थी और जब आरिफ ने उसे अंदर चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया कि मैं कैसे सबका सामना करूंगी। ये लोग कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। ये सब बातें जैसे मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हम तीनों अंदर चले गए। हॉल में अनायजा की अम्मा और अब्बा बैठे हुए थे। वो हमें देखकर एकदम खड़े हुए और उदास चेहरे के साथ आरिफ की बीवी को देखने लगे। इससे पहले कि अनायजा की माँ आगे बढ़कर उससे गले लगाती, अनायजा के अब्बा चिल्लाकर बोले, खबरदार, अगर किसी ने इस लड़की से कलाम भी किया, ये अब यहाँ क्या लेने आई है? तब तो इसे अपने माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया जब ये हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर यहाँ से अपना मुंह काला करके इस लड़के के साथ भाग गई थी। इसने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसकी वजह से लोगों की बहुत सी बातें बर्दाश्त की हैं। अब मुझे इसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है। हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसकी वजह से लोगों की बहुत सी बातें बर्दाश्त की हैं। अब मुझे इसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। अब मैं सब कुछ समझ चुका था कि ये सारा मामला क्या है। इतने में अनायजा मुझे कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी। मैं सबको नजरअंदाज करता अनायजा के पास गया। इससे पहले कि मैं अनायजा से कुछ कहता, वो बोली, अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आरिफ और अपनी बहन से मिलती थी और ये बात मैंने आपसे छुपाई क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी जब मैं आपको सब कुछ बता देती, लेकिन आपने तो वक्त आने ही नहीं दिया और मुझे घर से बाहर निकाल फेंका। मैं बोला, अनायसा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मामा और बाबा से बात करूँगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो हमारे साथ साथ तुम्हारी बहन से भी मिलजोल कायम रखे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एकदम से जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आई और अनायजा के अब्बा ने यह थप्पड़ आरिफ को मारा था। तो अनायजा की बहन दरमियान में आ गई और बोली, अब्बा, आप क्यों आरिफ के साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर इसका कसूर क्या है? यही ना कि इसने आपकी बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया। वो लड़का जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया था, वो बहुत आवारा किस्म का लड़का था, लेकिन उसकी बुराई आरिफ की अच्छाई पर भारी थी। उन लोगों ने जो आपको दिखाया, आपने वही देखा। सच तो यह है कि वो सब बहुत बुरे लोग थे। वो लड़कियों की स्मगलिंग करते थे। मैंने आपको बहुत बार कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है, मगर आपने मेरी एक ना मानी। तो क्या करती मैं? क्या अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती? अनायजा ने भी आपको बहुत समझाया, क्योंकि अनायजा भी उस लड़के का सच जान चुकी थी और अनायजा ने मुझसे वादा किया था कि वो किसी भी सूरत मुझे बर्बाद नहीं होने देगी और इस बारे में आपसे जरूर बात करेगी। मगर आप अपनी जिद पर डटे रहे तो शादी वाले दिन अनायजा ने मुझे घर से आरिफ के साथ भाग जाने पर मजबूर किया, क्योंकि वो जानती थी कि आरिफ बहुत अच्छा और नेक लड़का है और मुझे खुश रखेगा। अनायजा का मुझसे राब्ता रहा। अब्बा, मुझे पता है कि मेरा तरीका गलत था
मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर वो लड़का मेरे काबिल होता तो मैं कभी भी आपका सर न झुकने देती। कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदगी हो या लोगों की जली कटी बातें सुननी पड़े। आप लोगों से दूर होने के बावजूद अब्बा, ये नहीं है कि मैं आपसे बेखबर थी, बल्कि मुझे आपके और अम्मा के बारे में पल पल की खबर अनायजा से मिलती रहती थी। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर अनायजा ने मुझे यह कहकर रोका हुआ था कि अभी सही वक्त का इंतजार करो। मैं अनायजा के अब्बा से बोला, अंकल, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं भी आपका मुजरिम हूं और मैंने ना चाहते हुए भी अनायजा के साथ बहुत ज्यादती की है। तो अनायजा के अब्बा बोले, नहीं बेटा, ये नहीं है कि गलतियां हमेशा औलाद से ही होती हैं। कभी कभार गलती माँ बाप से भी हो जाती है, और हमसे एक नहीं बल्कि दो दो गलतियां हुई हैं। एक तो हमने तुमसे ये छुपाया कि इसकी बहन कोमल दोनों जुड़वा हैं और हम शक्ल हैं, और दूसरा हमने कोमल के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताया। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आज तुम्हारी अपनी वजह से नहीं, बल्कि हमारी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद होने जा रहा था, और अगर ऐसा हो जाता तो हम कभी भी खुद को माफ न कर पाते। उन्होंने अपने दोनों बाजू फैलाए और अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया। अनायजा के अब्बा ने नासिर और कोमल दोनों को माफ कर दिया, क्योंकि माँ बाप ही ऐसा रिश्ता है जो ज्यादा देर अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकते। सबका मुंह ठीक होने के बाद मैं बोला, अगर सबके गिले शिकवे खत्म हो गए हों तो क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूँ? तो अनायजा की माँ बोली, नासिर बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा जब दिल चाहे ले जाना, और हो सके तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम एक बेटी के सच छुपाने के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद करने जा रहे थे। ये तो तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने सारे सच का पता लगवा लिया और तुम्हारा घर टूटने से बच गया। अनायजा घर जाने के लिए मेरे रूबरू खड़ी थी। वो बोली, नासिर चलें अपने घर, मुझे घर की और अम्मा की बहुत याद आ रही है। मैं हैरान था कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अनायजा कैसे नॉर्मल है। अनायजा मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतनी जल्दी घर जाने के लिए कैसे तैयार हो गई? मैं जानती हूँ गलती मेरी थी, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरा रब भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बस मेरा यही यकीन था अपने रब पर, जिसने मुझे मायूस ना होने दिया। और देखो, उसी पर भरोसे की बिना पर मैंने अपने अजीज रिश्तों को इकट्ठा कर लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।